तो यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट करना है कि हम लोग किस तरह से टेक्स्ट को एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके डिफरेंट वेज हैं। इन डिटेल इनको पढ़ना है, आगे इनको बारी बारी देख लेते हैं। हाइपर टेक्स्ट हम लोग बना सकते हैं, पॉपअप मैसेजेस जनरेट कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन बॉक्सेस बना सकते हैं, स्क्रॉल बार्स बना सकते हैं, बटन्स बना सकते हैं, आइकन्स और सिंबल्स वगैरह लगा सकते हैं। ठीक है, ये सारे डिफरेंट वेज हैं जिनके थ्रू हम टेक्स्ट को जो है वो लिख सकते हैं और एफिशिएंट बना सकते हैं। ठीक है, पहला है हाइपर टेक्स्ट। इट इनेबल्स द इंटीग्रेटेड सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स each comprising formatted text to be created which have defined linkage between them। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? हमने कोई टेक्स्ट लिखा है और उसके बैकएंड पे हमने क्या हाइपर लिंक लगा दिया है। जब हम उस टेक्स्ट के ऊपर जाके क्लिक करेंगे तो वहाँ से हम नेविगेट कर जाएंगे किसी और पेज पे या फिर किसी और टेक्स्ट के पोर्शन पे। ठीक है, तो ये होता है हमारा हाइपर टेक्स्ट। ठीक है, इट इनेबल्स द इंटीग्रेटेड सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को हमने इंटीग्रेट किया होता है, हमने आपस में उनको लिंक किया होता है। ठीक है, एक टेक्स्ट है जिसके पीछे हमने लिंक लगा दिया, उसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, हम किसी और डॉक्यूमेंट पे चले जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट। तो मतलब लिखा हुआ टेक्स्ट है, हम टेक्स्ट को यूज कर रहे हैं मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट के अंदर, लेकिन उसको एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये नहीं है कि सारा का सारा एक ही जगह पे लिख दिया, उसको डिफरेंट पार्ट्स बना लिए, डिफरेंट पेजेस बना लिए और उनका लिंक जो है एक दूसरे के अंदर एम्बेड कर दिया ताकि इजीली जो है हम लोग उनके दरमियान नेविगेट कर सके और वो इजी टू रीड हो। ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास सॉरी अभी यही कंटिन्यू है। Hypertext is a type of formatted text that enable a related set of documents, normally referred to as a pages, to be created which have defined linkage point referred to as a hyperlink between each other। ठीक है, ये सारी वही वाली बात है जो मैंने आपको अभी पहले बताई है। ठीक है, पेजेस होते हैं जिनको आपस में हम लिंक कर लेते हैं, हाइपरलिंक बना लेते हैं। ठीक है, और उनके दरमियान हम नेविगेट करते रहते हैं। यहाँ पे ये दिखाया हुआ है कि हम अगर मल्टीमीडिया कोई प्रोजेक्ट है तो वहाँ पे हम लोग टेक्स्ट कहाँ-कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे स्क्रीन के इंटरफेसेस हैं या फिर पेजेस जो भी हमने जनरेट किए हैं, टेक्स्ट हम कहाँ पे अब यहाँ पे देखिए ये पूरी हर जगह पे क्या है, टेक्स्ट ही टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, बटन्स बने हुए हैं, टैब्स बने हुए हैं, हेडिंग्स दी हुई हैं, हर जगह टेक्स्ट का यूज़ हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये डिफरेंट जो है यहाँ पे इन्होंने लिंक लगाए हुए हैं। ठीक है, अब यूनिवर्सिटी के नाम से कोई एक पेज होगा, ठीक है, अलग से एक पेज बना हुआ होगा, उसका लिंक यहाँ पे दे दिया। जब हम द यूनिवर्सिटी के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम यूनिवर्सिटी वाले पेज पे चले जाएंगे। ठीक है, एकेडमिक्स डिपार्टमेंट्स बने होंगे, डिपार्टमेंट्स के आगे फर्दर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बने होंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है, लिंक यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, एडमिशन का फॉर्म है तो वहाँ पे क्या है, लिंक बना दिया, कोर्स के लिए अलग लिंक बना दिया है, अकोमोडेशंस के लिए अलग बना दिया। ठीक है, इस तरह से हम लिंक जनरेट कर लेते हैं। Linking a hypertext or hot word hotspot to another part of the title that display more text। ठीक है, एक ही बात को रिपीट किया गया है, इसको हम हाइपर टेक्स्ट भी कह सकते हैं, हॉट वर्ड्स भी कह सकते हैं, हॉटस्पॉट भी कह सकते हैं। ठीक है, हॉट वर्ड्स मीन्स जो हाईलाइटेड वर्ड है। ठीक है, जिनके थ्रू हमें पता चल जाए, हम वर्ड्स को क्या हाईलाइट कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं। ठीक है, हमें पता चल जाता है ये एक लिंक बना हुआ, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है और हम किसी और पेज पे नेविगेट कर जाएंगे। ठीक है, वेरी इफेक्टिवली यूज टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेसेस। ठीक है, इसको फिर हम यूज़ कर सकते हैं डेटाबेसेस से इंफॉर्मेशन वगैरह रिट्रीव करने के लिए। हेल्प यूजर्स इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है बड़ी अलाइन फॉर्म में पड़ी होती है, डिसीजन मेकिंग में हमें हेल्प हो जाती है, आसानी हो जाती है। ठीक है, यूजर कैन प्रोसेस इंफॉर्मेशन फास्टर एंड स्ट्रेटेजिकली। ठीक है, इससे क्या इंफॉर्मेशन को हम एक तो फास्टली एक्सेस कर लेते हैं और स्ट्रेटेजिकली। ठीक है, एक अलाइन फॉर्म के अंदर हमें एक्सेस हो जाती है। पॉप अप मैसेजेस, another type of hot word used to save space। ठीक है, अब हम क्या है, यहाँ पे भी हॉट वर्ड कहा जा रहा है, यहाँ पे हम हाईलाइट कर रहे हैं। ठीक है, अपने वर्ड्स को, वो भी क्या है, अब पॉप अप मैसेजेस क्या होते हैं। ठीक है, आपके सामने एक विंडो जो है पॉप अप हो जाती है जिसके ऊपर आपको मैसेज जो है डिस्प्ले हो जाता है। इसका मतलब है कि सारे के सारे मैसेजेस, सारी की सारी इंफॉर्मेशन वो एक ही पेज के ऊपर नहीं है, आपने जो है वो वहाँ पे थिक कर दी। ठीक है, इससे क्या है, पढ़ने वाला यूजर भी इरिटेट हो जाता है,
ठीक है, वो फिर मज़ा भी नहीं आता। तो क्या है कि आप जब किसी वर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं, किसी हॉट वर्ड के ऊपर, तो एक पॉपअप विंडो आपके सामने डिस्प्ले हो जाती है, ठीक है? और उसके ऊपर आपका मैसेज जो है उस वर्ड से रिलेटेड बाकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे लिखी होती है, ठीक है? तो ये भी एक एफिशिएंट वे है टेक्स्ट यूज़ करने का, ठीक है? Click on a hot word or a text, a small message pop up explaining in brief about the hot word. ठीक है, remaining for some time and vanish after program duration or by a mouse click. ठीक है, तो माउस क्लिक करके हम लोग उसके ऊपर ले आते हैं, ठीक है, क्लिक करते हैं, वो पॉपअप विंडो हमारे सामने ओपन हो जाती है, मैसेज को डिस्प्ले कर देती है। ड्रॉप डाउन बॉक्स give the user a set of choices and reduce his strain of decision making. This is making choice in easier way and limited according to the system capability. ठीक है, अब ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर भी क्या है कि एक वर्ड से रिलेटेड जितने ऑप्शन आपने दिए हुए हैं, ठीक है, वो क्या है सारे के सारे एक जगह प्लेस नहीं किए, बल्कि आप उस हॉट वर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं और उससे नीचे जो है एक लिस्ट ओपन हो जाती है ड्रॉप डाउन, उसके बाकी ऑप्शन वहाँ पे होते हैं और आप वहाँ से अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बड़ा अच्छा वे है इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का। आगे है हमारे पास स्क्रॉल बार्स। यूजुअली नॉट अ गुड प्रैक्टिस टू यूज अ स्क्रॉल बार। ठीक है, स्क्रॉलिंग करना कोई इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक वे बताया हुआ है जिसके थ्रू आप अपनी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं। स्क्रॉलिंग क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि इससे क्या है कि आपकी आधी इंफॉर्मेशन यूजर ऊपर पड़ रहा है, उसको फिर क्या स्क्रॉल करके नीचे आना पड़ता, हो सकता है उसका जो है माइंड जो है डाइवर्ट हो जाए या फिर उसको समझ ना आए, ठीक है? तो सारी की सारी जो एक टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसको एक पेज पे होना चाहिए, ठीक है? उसको इस तरह से ब्रेक नहीं करना चाहिए कि यूज़र को जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो, ठीक है? तो अगर स्क्रॉल भी करना है तो आपने देख के करना है कि कहाँ पे स्क्रॉल जो है बेस्ट प्लेस है, ठीक है? मोस्टली इरिटेट्स द यूजर, ठीक है, ज्यादा स्क्रॉलिंग भी हो जाए तो यूजर आपका इरिटेट हो जाता है। इंपॉर्टेंट मैसेजेस शुड नॉट बी पोस्टेड यूजिंग स्क्रॉल बार सिंस द यूजर मे नॉट नोटिस इट, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट मैसेजेस को तो बिल्कुल भी स्क्रॉलिंग पे ना रखें, क्योंकि हो सकता है स्क्रॉल करते हुए ज्यादा पेज ऊपर या नीचे हो जाए और इंपॉर्टेंट जो मैसेज है वो स्किप हो जाए, ठीक। Buttons. The concept of hyperlinking remains the same. Change in appearance by using the button with text to glow on it rather than using the hypertext. ठीक है, तो बटन्स का भी वही वाला एम है जो कि हाइपरलिंक है। हाइपरलिंक क्या, टेक्स्ट लिखा होता है, आप उसके ऊपर क्लिक करके चले जाते हैं और हाइपरलिंक की जगह यहाँ पे क्या बटन बने हुए होते हैं, उस बटन के ऊपर क्लिक करके आप किसी दूसरी जगह पे नेविगेट कर जाते हैं, ठीक है। बाकी सारा वही वाला काम है। सिंबल्स एंड आइकन्स। अब सिंबल्स क्या है? कंसंट्रेटेड टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ स्टैंड अलोन ग्राफिक कंस्ट्रक्ट। इसकी एक आगे है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, पहले आपको यहाँ से बता देती हूँ, ये हमारे पास सिंबल्स और ये आइकन्स, इनमें क्या आपको डिफरेंस लग रहा है? कोई फर्क लग रहा है इनमें? सिंबल और आइकन हम एक जैसे ही बोल जाते हैं कि ये दोनों हैं, क्या फर्क लग रहा है आपको? कोई फर्क पता चल रहा है इनमें? चलो मैं बता देती हूँ। सिंबल्स के अंदर क्या है, जैसे टाइम लिखा हुआ है तो साथ में क्लॉक बनी हुई है, मतलब जो आपने हेडिंग लिखी है उसके साथ का ग्राफिक इम्बेड है उसके साथ। अगर कंप्यूटर कहीं लिखा होगा तो उसके साथ कंप्यूटर बना होगा, ठीक है। कहीं पे रिसाइकल बिन का नाम आपने लिखा तो उसके साथ एक बास्केट बनी होगी, ठीक है। तो टेक्स्ट के साथ उसका ग्राफिक इम्बेड है। आइकन्स के अंदर क्या है, ये डिफरेंट आइकन्स बने हुए हैं लेकिन इनके साथ उसके साथ का ग्राफिक अटैच नहीं है, ठीक है। ये एक जर्नल सा है कि मूव डाउन करने के लिए, मूव राइट और बैक करने के लिए, इस तरह से एक जर्नल से आइकन्स बनाए गए हैं। लेकिन सिंबल क्या है, ये स्पेसिफिक है, ठीक है। ये टेक्स्ट के साथ उसका सिंबल भी एम्बेड है, जिसको हमें अगर हम उसका वर्ड नहीं भी पढ़ते, उसका जो ग्राफिक है वही देख के हमें समझ आ जाती है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है उसी चीज़ को यहाँ पे बताया हुआ है। सिंबल्स क्या है? कंसंट्रेटेड टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ स्टैंड अलोन ग्राफिक कंस्ट्रक्ट, ठीक है। तो ग्राफिक कंस्ट्रक्ट, ग्राफिक्स जो है वो साथ में लगाई गई है। कन्वे मीनिंगफुल मैसेज,
ठीक है, उनको देख के हमें पता चल रहा है ये क्या चीज है। नीड टू बी लर्न एंड एडवाइस टू यूज स्टैंडर्ड सिंबल। तो स्टैंडर्ड्स को सॉरी सिंबल्स को यूज करने के लिए सिंबल्स को लर्न करना पड़ता है, समझना पड़ता है कि ये क्या चीज है। ठीक है, कंप्यूटर लिखा है तो उसके साथ कंप्यूटर बना हुआ है। ठीक है, ये हमें पहले से पता है तभी हमें समझ आ रही है। ठीक है, तो आइकन्स के लिए ये कोई इतना जरूरी नहीं है, आइकन्स को हम अपने वे में यूज करते रहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे कंप्यूटर और टेक्स्ट की बात की गई है कि कंप्यूटर के अंदर हम जो लिखते हैं, कोई टेक्स्ट लिखा है, मैंने नाम अली लिखा है कंप्यूटर के ऊपर, मुझे तो पता है ये नाम अली लिखा है, ALI लिखा है। कंप्यूटर को तो नहीं पता, कंप्यूटर तो उसको कन्वर्ट करेगा किसी लैंग्वेज के अंदर, किसी कोड के अंदर। ठीक है, फिर उसको पता चलेगा ये ए का मतलब क्या है, बी का क्या है और आई का क्या, सॉरी ए का क्या है, एल का आई क्या है और आई का क्या है। तो कंप्यूटर ABC को नहीं जानता, कंप्यूटर के पीछे नंबर्स होते हैं उनको जानता है। ठीक है, तो आपने ये किसी सब्जेक्ट के अंदर ये लैंग्वेजेस पढ़ी हुई होंगी। ठीक है, यहाँ पे अब ASCII है एक हमारे पास, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, ये करेक्टर सेट है जो क्या काम करता है, हमारे वर्ड्स को, हमारे करेक्टर को जो है ट्रांसफॉर्म करता है। करेक्टर सेट जो पीछे डिफाइंड है उनके अंदर, और फिर कंप्यूटर को समझ आती है कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे है ASCII का कोड है हमारे पास, जो कैपिटल हमारे पास A है वो 65 से स्टार्ट होता है, और जो स्मॉल लेटर A है वो 97 से स्टार्ट होता है। ठीक है, और उसके बाद ये वाले आगे कॉन्टिन्यूसली चलते रहते हैं, A के बाद B है तो 65, 66, 67 चलता रहता है, स्मॉल लेटर है तो 97, 98, 99 इस तरह से चलता रहता है। ठीक है, तो ये जो है कन्वर्ट करता है हमारा अल्फाबेट्स को उन नंबर्स के अंदर, और फिर जो है कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ASCII code. Each character is represented by a unique 7-bit binary code word. ठीक है, 7-bit कोड होता है जिसके अंदर कन्वर्ट वो करता है। ठीक है, 000110 वो जो लिखे हुए होते हैं उस तरह से कन्वर्ट करता है। मीनिंग दैट देयर आर 128 टू रेज टू पावर 7 अल्टरनेटिव करेक्टर। अच्छा, अब ये क्या होता है ये मैं आपको समझा देती हूँ। ASCII जो है हमारे पास 7-bit कोड है, 7 बिट जो है टू रेज टू पावर 7 हम देते हैं तो ये 128 हमारे पास जो है ये बिट्स बन जाती हैं। ठीक है, करेक्टर्स बन जाते हैं। इसको हम करके देख लेते हैं अभी एक रफ पेज पे। एक है हमारे पास एक्सटेंडेड करेक्टर सेट। ठीक है, पहले ASCII देखा है, अब एक्सटेंडेड करेक्टर सेट देखते हैं ये क्या होता है। एक्स्ट्रा 1 bit in ASCII is filled with the ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। अच्छा, अब हमने टोटल बिट कितनी होती है, एक बाइट के अंदर 8 होती है। ठीक है, हमने कहा 7 बिट का कोड है हमारे पास ASCII, और जो एक 8th वाली बिट बच गई है ना, वो 8th वाली जो एक बिट बच गई है उसका इन्होंने कोड बना दिया एक्सटेंडेड करेक्टर सेट। ठीक है, अब 0 से 7 टू रेस्ट पर 7 दिए तो 128 तक हो गया, क्योंकि ये इस तरह से काम करता है 0 1 2 4 8 16 32 64 128 और आगे 256 इसी तरह से बिट्स चलती है ना हमारी। तो 2 रेस्ट पर 7 तक तो 128 हो गया। अब जो 2 रेस्ट पर 8 वाली लास्ट बिट एक बच गई थी जिसका हमने ये कोड बनाया एक्सटेंडेड करेक्टर सेट, अब 2 रेस्ट पर 8 दिया तो 256 करेक्टर हमारे पास आ गए। ठीक है, तो इस वाले करेक्टर सेट के पास कितने करेक्टर हो गए, 256 करेक्टर हो गए हमारे पास। ठीक है, समझ आ रही है इसकी आपको? जी मैम। अच्छा, यहाँ पे हम कर लेते हैं। ठीक है, कोड बना लेते हैं, सारे समझ आ जाएगा। 0 1 2 4 8, ठीक है, 0 नहीं आता, 1 2 4 8 16 32 64 128 256 और ये फिर आगे चलता रहता है जहां तक आपको चाहिए होता है। ठीक है,
नहीं अभी भी नहीं सेट हो रहा, 1 मिनट इसको देखना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, अब हमने कहा कि फर्स्ट जो 7 बिट्स है ना उनसे हमारा कोड बनेगा वो आस्की कोड, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ तक जो 7 बिट्स हमारी बन रही है ना 0 to 7, ये हमारे पास क्या बन गया, आस्की कोड, ठीक है। 2 रेज़ टू पावर 7, तो ये हमारे पास कितना बन गया, 128 बिट का कोड बन गया आस्की कोड। अब ये जो एक रह गई थी ना बिट इनमें से, इस वाली बिट का इन्होंने अलग से कोड बना दिया, एक्सटेंडेड करेक्टर सेट बना दिया, ठीक है। तो ये कौन सी थी, 8th वाली बिट थी, यहाँ तक 7th होगी, ये वाली कौन सी थी, 8th वाली बिट। तो 2 रेज़ टू पावर 8 जब हम देते हैं तो ये हमारे पास क्या आता है, 256 होता है, ठीक है। तो ये 8th वाली बिट का जब हमने कोड बनाया 2 रेज़ टू पावर 8, तो ये हमारे पास कितने करेक्टर सेट आ गए, 256, ठीक है। और इसको हमने दे दिया एक्सटेंडेड करेक्टर सेट का नाम, ठीक है। तो अब ये वाला क्लियर है, ये किस तरह से बना, फर्स्ट 7 वाली से आस्की बना लिया, और जो एक बच गई थी उससे हमने एक्सटेंडेड बना लिया, ठीक है। अच्छा, अब आ गया हमारे पास यूनिकोड। यूनिकोड इज द यूनिवर्सल स्टैंडर्ड फॉर मल्टी लैंग्वेजेस करेक्टर पब्लिश्ड बाय द यूनी कंसोर्टियम। अब यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट कोड है हमारे पास, ठीक है। मतलब जैसे जो है कुछ हमारे पास यूज हो रहे हैं, अलिफ बे पे यूज कर रहे हैं, कुछ एबीसी यूज कर रहे हैं, मतलब डिफरेंट कंट्रीज है उनके डिफरेंट कोड है। अगर अल्फाबेट्स भी है ना तो वो डिफरेंट तरह से यूज हो रहे हैं, ठीक है। हम किसी और तरह से लिखते हैं, कुछ और लोग कुछ और तरह से लिखते हैं। तो मतलब मशीन अब किस तरह से इंटरप्रेट करे, हमने अपने कोड लिखे, हमने अलिफ बे पे लिखा है, चाइनीज जो है उनकी अपनी जबान है, उनके अपने जो है वो हरूफ है, और स्पेनिश के अपने हैं, ठीक है, हर एक के अपने अपने हैं। तो इनको किस तरह से यूज किया जाए कि एक ही कोड जब डिफरेंट मशीन के ऊपर चले तो ये अंडरस्टैंडेबल हो, ठीक है। तो इनकी जो इंटरप्रिटेशन करनी थी ना उसको अब देखता है यहाँ पे। तो उसको अब देखने के लिए क्या किया गया, यूनिकोड बनाया गया। यूनिकोड बनाने का मकसद यही था कि मशीन के ऊपर जो कोड रन हो वो अंडरस्टैंडेबल हो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, ठीक है। तो अब एक अगर वर्ड है ना ए, या फिर कोई भी वर्ड है अलिफ, हम उसको अलिफ लिखते हैं, स्पेनिश उसको किस तरह लिखते हैं, चाइनीज किस तरह से लिखते हैं, उन उस सब को जो है वहाँ पे फिक्स कर दिया गया, उन सब के कोड बना दिए गए, उन सब को जो है एम्बेड करके बना दिया गया और उसको यूनिकोड का नाम दिया गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या, यूनिकोड इज द यूनिवर्सल स्टैंडर्ड फॉर मल्टी लैंग्वेजेस करेक्टर पब्लिश्ड बाय द यूनिकोड कंसोर्टियम, ठीक है। यूनिकोड 4.0 स्टैंडर्ड कवर द 96382, ठीक है, 96,382 करेक्टर्स यूजिंग द 16 बिट यूनिफॉर्म इनकोड। तो ये हमारे पास कितना, 16 बिट जो है हमारे पास कोड है यूनिकोड, जो कि क्या करता है 96,382 करेक्टर्स को जो है वो मर्ज करके एक कोड बना दिया गया, एक लैंग्वेज बना दी गई है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन की, जो कि हमारे वर्ड्स को जो है वो ट्रांसफॉर्म करता है, ठीक है। इसके अंदर जो है रोमन है, कोरियन है, बंगालियंस हैं, ये सारे जो है इनके कोड्स को जो है इंटरप्रेट किया गया है, ठीक है। तो इसकी समझ आ गई आपको, कोई मसला है इसके अंदर? क्लियर है ये? हाँ जी मैम। ठीक है।